यदि किसी काम की शुरुआत की जाए तो उसका अंत भी कहीं ना कहीं होता है। इस लिहाज से मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया की इस पुस्तक का आज ये अंतिम एपिसोड है। अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में कंक्लूडेड पैराग्राफ के साथ साथ कमल भारती जी का इंट्रोडक्शन भी मैं पढ़ूंगी। इतनी बेहतरीन पुस्तक हमारे सामने लाने के लिए वो इतना तो डिजर्व करते हैं कि हमारी ऑडियंस उनके बारे में जाने। अब हम अपनी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि समृद्धि क्या होती है। सोने चांदी का जो खरीद फरोख्त है वो भारत में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं होता, बल्कि कहना चाहिए कि सोना चांदी खरीद कर लोग पैसे को ब्लॉक कर देते हैं। ये ऐसा पैसा होता है जो किसी काम का नहीं होता। उसके साथ ही हमने चर्चा करी थी भिखारियों के ऊपर, और यहां हमने जाना कि किस तरीके से तकरीबन 1/4 जो हमारी जनसंख्या है वो भिखारियों से भरी पड़ी है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भिखारियों ने अपना एक अलग समाज स्थापित कर लिया है इस देश के अंदर। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इस बाबत थोड़ी और जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। तो चलिए ये अंतिम एपिसोड शुरू करते हैं। बार बार ये विशेषाधिकार प्राप्त साधु लोग एक बार में सैकड़ों के समूह में इकट्ठा होते हैं और पूरे देश में घूमते हैं। वे जहां भी जाते हैं लोग उन्हें भोजन कराते हैं। प्रत्येक साधु का शिष्य अपने गुरु के भिक्षा पात्र को लेकर उनके पीछे पीछे चलता है और शायद ही उन्हें कहीं इनकार किया जाता हो। देश में कोई भी उनको अपने डेरे के साथ घूमता हुआ देख सकता है। जब कोई उनको सड़क पर मिलता है तो सिवाय उनके बदन पर राख के कुछ नहीं होता। वे करीब करीब पूरे नंगे होते हैं। उनके सिर पर अदरकी रंग की विशाल बालों की जटाएं होती हैं और लगातार नशा करते रहने से उनकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। कितने बारीकी से इन्होंने ऑब्जर्व किया है इन सभी चीजों को। हम लोग हमेशा पश्चिम के लोगों पर नंगेपन का आरोप लगाते हैं, जबकि हजारों की तादाद में हम इन नागा साधुओं के शरीर से टपकने वाले पानी को औरतें हाथ में लेकर पीती हैं। बहुत बार कुंभ के मेले में इस तरह के सीन, इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती हैं, तब यहाँ किसी को शर्म महसूस नहीं होती। उनके लिंग से टपकने वाली बूंदों को औरतें हाथ में लेती हैं। ध्यान रखिएगा अगली बार जब इस तरह की पिक्चर सर्कुलेशन में आए तो। वे बड़े बड़े मेलों में बड़ी संख्या में जाते हैं। एक दर्शक ने मुझे बताया कि अभी हाल ही में मद्रास में 12 साला मेला अर्थात कुंभ में शहर से 2.5 मील दूर स्नान स्थल पर सड़क के दोनों तरफ ये धार्मिक भिखारी, कितनी बेहतरीन टर्मिनोलॉजी कैथरीन मेयो ने यहाँ पर इन्हें दी है। ये साधु सन्यासी जो होते हैं ये दरअसल धार्मिक भिखारी होते हैं, और धर्म के नाम पर हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, यहाँ तक के अश्लीलता भी। इसी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था किस तरीके से अश्लील साहित्य को बैन करने के लिए जब जिनेवा में पूरा बैठक हुई थी तो वहां हिंदुओं ने स्पेशल तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि धार्मिक पुस्तकों को छोड़कर बाकी सब तरह की अश्लीलता बैन कर दीजिए। इसका मतलब इनकी धार्मिक पुस्तकें हिंदुओं की कितनी अश्लीलता से भरी हुई हैं और इनका धर्म कितना अश्लील है ये हजारों की संख्या में घूमने वाले नागा साधु जो चरसी भी होते हैं उनके जरिए आप पता लगा सकते हैं। तो इतना टॉलरेंस पावर हम लोगों में नहीं होनी चाहिए कि हम गलत का विरोध भी ना कर सकें। ये धार्मिक भिखारी कंधे से कंधा मिलाकर लाइन में बैठे हुए थे और हरेक के सामने एक चेला बैठा हुआ था जो लोगों से अपने गुरु के महत्व का बखान करते हुए दान करने को कह रहा था। अब हम एक और गूढ़ प्रश्न पर आते हैं जो लोगों के पिछले युगों की स्थिति की तुलना में उनके वर्तमान आर्थिक स्तर से संबंधित है। तो ये बहुत बेहतरीन एनालिसिस है जो कैथरीन यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। अंग्रेजों से आने वाली पहली जो स्थिति थी और अंग्रेजों के शासन के दौरान जो आर्थिक स्थिति थी लोगों की, उसके ऊपर वे चर्चा कर रही हैं। इसे जरा ध्यान से समझिएगा। मिस्टर गांधी और उनके अनुयायी ये मानते हैं कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के कारण तेजी से और भी गरीब और दयनीय होते जा रहे हैं, जैसा कि हमेशा से आरोप लगता रहा है विदेशी लोगों के ऊपर। सभी तथ्यों का अनुमान लगाना सचमुच मुश्किल है। लोगों ने अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने या उसे बदलने की आकांक्षा भी कम है। उनके दिमागों में जो भरा हुआ है उससे वे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर यहाँ पर कैथरीन बता रहे हैं कि भाग्यवादी होते हैं हम भारतीय।
सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर हम अपनी जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर दरअसल जो प्रॉब्लम है वो हमारे दिमाग की वायरिंग में है, हमारी सोच में है, हमारे धर्म में है, जो हमें निठल्ला बनाने के लिए प्रेरित करता है। अंग्रेज तो आए और चले गए, लेकिन ये आर्थिक विपन्नता उनके आने से पहले भी थी, उनके आने के बाद भी वो जस की तस बनी हुई है। क्यों? क्या ये सवाल जरूरी नहीं उठाने? वे अपनी कच्ची झोपड़ियों के साथ ही संतुष्ट हैं। उन्हें खिड़कियां और चिमनियां दी गईं, पर उन्होंने उनको बंद कर दिया। मतलब पढ़ाई लिखाई की तरफ लोगों को घसीटा, लेकिन लोग की पश्चिमी शिक्षा हमें बर्बाद कर देगी, हमारे धर्म को बर्बाद कर देगी, ये सोचकर स्कूलों से विड्रॉ करवा लिए अपने बच्चे। तो इसमें अब अंग्रेज सरकार क्या कर सकती है? वो आपकी स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश करती है, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते। वो क्या कर सकते हैं? उन्हें खुली जगह दी गई, पर वे ही कोठरियों में ही जमे रहे। घर की मरम्मत करने के बजाय वे उसे बारिश में नष्ट होने देते हैं। जब वे ढह जाता है तो नया बना लेते हैं। वे ज्यादा भोजन पाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की बजाय छुट्टी करके आराम करने का पुराना तरीका अपनाते हैं और उस दिन ज्यादा भोजन करना पसंद करते हैं। फुटनोट 22 जिसे कहते हैं ना भिगो के जूता मारना, वही चीज यहाँ पर कैथरीन ने लिखी है। बहुत ताना मार रही हैं कि हम लोग जो हैं वो आराम पसंद लोग होते हैं। यदि आज हमारे घर में खाने के लिए खाना है तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि अरे चलो आज तो पेट भर जाएगा, कल की कल सोचेंगे। जबकि कायदे से हमें भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। आज आप पेड़ रोपेंगे तो उसकी देखभाल करेंगे, और क्या ये चाहेंगे कि उस पर जब आप पूरी देखभाल आप करें और फल जो है वो कोई और खाए? मैं तो ऐसा नहीं करूंगी अपने पेड़ के साथ। सारी मेहनत मैं करूं, मैं अपना फल किसी दूसरे को क्यों दूं? फुटनोट 22 सेंसस ऑफ 1921 वॉल्यूम इन रोमन नंबर 1 पार्ट इन रोमन नंबर 1 पेज 54। लेकिन उनकी सुरक्षा का दायरा काफी अधिक है और आपदा को रोकने में शक्ति में भी वृद्धि हुई है, और तमाम आरोपों के बावजूद उनकी आय के साधनों में हर समय बढ़ोतरी ही हो रही है। आर्थिक विपन्नता के बाद जो स्वराजवादी नेता कहते थे उसको यहाँ पर कैथरीन जो है तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रही है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ की आम जनता जिस तरह का सामान खरीद रही है, उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो है इनका उत्थान कुछ हद तक हुआ है। भौतिक विकास की जागृति की इच्छा के रूप में कोई भी इस तरह के साधनों को व्यक्तिगत जीवन में अपनाते हुए देख सकता है। फुटनोट 23 देखिए परिशिष्ट 3 ज। तो एनेक्शर का 8th पार्ट हम देख रहे हैं। इस तथ्य के सामान्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य है कि लोग ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी पहले वे कल्पना भी नहीं करते थे। इस तथ्य को कोई भी किसानों द्वारा बुनियादी वस्तुओं के इतर अन्य वस्तुओं के इस्तेमाल में देख सकता है। इस प्रकार फरवरी 1926 में अलीगढ़ मेले में सस्ते जूतों का एक सप्ताह में व्यवसाय $5,000 था, जिस पर 20% शुद्ध मुनाफा था। जिन जूतों पर लोग अपने पैर डालने के लिए झपट रहे थे वे 20 साल पहले उनके लिए एक अनसुनी विलासिता थी। मतलब महज 20 साल में अर्थव्यवस्था में इतना बदलाव अंग्रेजों ने कर दिया था कि जो लोग कभी जूता नहीं पहनने का सोच सकते थे वह अब उनको खरीद भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। मेले में बड़ी संख्या में छातों, लैंपों और लोहे की चमकीली बंदूकों की बिक्री भी हुई थी, और इसी अवसर पर साधारण किसान भी बार बार खरीदारी कर रहे थे। यहाँ बिक्री के लिए चाय, सिगरेट, माचिस, लालटेन, बटन, जेब, चाकू, शीशा और ग्रामोफोन आदि इस तरह की चीजें थी जिन्हें लोग 15 साल पहले कुछ भी खरीदने की हालत में नहीं थे। कितनी सारी चीजों का यहाँ पर नाम गिनवा दिया कैथरीन ने। यही नहीं, रेल द्वारा यात्रा संख्या में तीसरे दर्जे के यात्रियों का आना जाना भी पास में धन होने का एक बड़ा सबूत है। लोग पैदल पैदल कई कई मील की यात्राएं कर लिया करते थे, लेकिन अब रेल की सुविधा उठा रहे हैं। रेल में बैठने के लिए टिकट लगता था। भारतीय किसानों की यात्रा से रेल इस तरह भर जाती है जिस तरह अमेरिका में सिनेमा घर भर जाता है। 1924-25 में तीसरे दर्जे में
58,18,04,000 लोगों ने रेल यात्रा की थी, जबकि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वालों की संख्या 12,46,000 थी, जो किसानों के पास अतिरिक्त धन की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण है। वे सब कहां से जा रहे हैं? मैंने तीसरे दर्जे के डिब्बे में घुसी भीड़ से बार बार पूछा। उनका उत्तर था, कहीं पर भी घूमने, तीर्थ करने, विवाह समारोह में, कुछ व्यापार करने में, सिर्फ जाना और आना, ज्यादातर यात्रा में रोमांच के लिए। तो लोग रेल यात्रा इसलिए भी करते थे कि वे रोमांचित होना चाहते थे कि पहली बार ट्रेन में बैठ रहे हैं। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। सवाल यह है कि इस तरह की इच्छा अच्छी है या बुरी? मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी विचार एवं कार्य के बीच में मुख्य अंतर को रेखांकित करता है। तो उनके विचार और हमारे विचार बिल्कुल भिन्न हैं। अब इन कारणों को चिन्हित करते समय किसी को भी यह याद रखना चाहिए कि भारत की धरती 50 साल पहले की तुलना में 5,40,00,000 से अधिक मानव प्राणियों का दबाव झेलती है, जिसमें 20% के अतिरिक्त वृद्धि हुई है। फुटनोट 24, सेंसस ऑफ 1921, पेज 7 एंड 48। जनसंख्या वृद्धि के ये आंकड़े क्षेत्र के विलय के बाद की जनसंख्या के जुड़ने के कारण इस संख्या तक पहुंचे हैं। तो बार बार बहुत सारे महापुरुषों के, विद्वानों के उसमें 1921 की जातिगत जनगणना का जिक्र आता है, वो अब हो ही जानी चाहिए। पुनः ये युद्धों और उपद्रवों से और अकाल से होने वाली मौतों से मुक्ति, महामारियों की जांच करके उनका कारण समझने और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने का परिणाम है। ये सारे ही तत्व एक स्थापित सरकार की अपरिहार्य विशेषताओं के रूप में सदैव प्रभाव छोड़ते हैं और मानवता को जो विशाल संभावना ये प्रकट करता है वह दशक बाद भी आश्चर्यजनक है। भारत आज एक ऐसी धुरी पर खड़ा है जहां भ्रूण हत्या, सती प्रथा और कई तरह के ऐसे ही घरेलू रीति रिवाज आज भले ही अपने पुराने स्वरूप में प्रचलन में न हों, लेकिन यहाँ पर शादियां आज भी कम उम्र में होती हैं और बेहिसाब बच्चे पैदा होते हैं। इसी स्थिति में बीमार और सिर्फ बीमारी ही जनसंख्या को नियंत्रित करती है। फुटनोट 25, सेंसस ऑफ 1921, वॉल्यूम इन रोमन नंबर 1, पार्ट इन रोमन नंबर 1, पेज 49। तो कितनी हृदय विदारक बात वो यहाँ पर रख रही है कि भारतीयों को हर चीज से बात करने में शर्म लगती है, लेकिन बच्चे पैदा करने में इन्हें कोई शर्म नहीं लगती है। लगातार ये बच्चे पैदा करते हैं और ऐसे में बर्थ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और महामारियां होने वाली इस देश में ही एक तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल कर रही हैं। बेहद शर्मनाक आंकड़ा है ये। अध्याय 30, अंतिम अध्याय, उपसंहार। इसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ है। इस पुस्तक के पिछले अध्याय के भारत की जीवित सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं, जिन्हें ना आसानी से नकारा जा सकता है, ना गलत साबित किया जा सकता है और खंडन तो किया ही नहीं जा सकता। हालांकि इस पुस्तक का खंडन करने के लिए ये बात लिखने के बावजूद भी 50 से अधिक पैम्फलेट्स और पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। इससे पता चलता है कि हम लोगों की सोच में ही गड़बड़ी है। हालांकि मैंने इसके अलावा जो बहुत से विषय मेरे शोध में शामिल नहीं थे, उन सब को छोड़ दिया है। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि भारत के बारे में दावा करने वाली कुछ अत्यंत निराधार चीजें यदि गुण नहीं है तो चरित्र और प्रवृत्ति में हमारे पश्चिमी जीवन के कुछ भाग में नहीं है। तो कैथरीन यह मान रही हैं कि पश्चिम में भी बुराइयां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई भारत में ही है, पश्चिम में भी बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन किंतु भारत में अहम मान्यता और भौतिकतावाद के सिद्धांतों को पश्चिम की तुलना में अधिक और व्यापक निष्कर्ष के लिए आध्यात्मिकता का बाना पहनाया है कि पश्चिम जो है वो अपनी बुराइयों पर सोच विचार करता है, उन्हें ठीक करने की, सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन भारत में अध्यात्मवाद का झूठा आवरण उसको रख कर ढक दिया जाता है। यहाँ लोग सुधरना ही नहीं चाहते, अपनी सोच में बदलाव नहीं चाहते, सच्चाई से मुंह मोड़कर रखना चाहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ व्यक्ति के लिए परिवार और जाति ही मुख्य हो गई है, क्योंकि वे उस मार्ग के अंत की ओर रोशनी डालते हैं। कुछ भारतीयों को इन सीधी सच्ची बातों से उनके दिल पर चोट लगी होगी। सरकाज़्म है, सटायर है, लेकिन क्या सच बोलने का यह काम इतना मौलिक साबित हो सकता है कि असंतोष की सभी झटके अंततः उसमें समाहित हो जाएं और एक चुनौती और घोषणा के अभाव के लिए जीवन और समय
को आगे और अधिक नष्ट करने की कोई जरूरत न पड़े। तो यहाँ पर भी आहत भावना की वे बात कर रही हैं कि बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी मेरी ये पुस्तक पढ़ के, जो कि संभव है। उसके बाद लिखे गए 50 से ज्यादा पैम्फलेट और किताबें इस बात का सबूत हैं कि भावना सिर्फ आहत ही नहीं हुई थी, वो जबरदस्त तरीके से आहत हुई थी, कुचल दी थी कैथरीन ने। और एक बात वो महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रही हैं कि लगातार सच बोलने से, सच्चाई को समाज के सामने रखने से जरूर सोच में बदलाव आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन आना जरूर शुरू होगा। तो किसी ना किसी को तो ये सच्चाई सामने रखनी ही पड़ेगी समाज की सोच में बदलाव लाने के लिए। अंबेडकर नामा शिद्दत से इसी काम को कर रहा है। बताइएगा आप इस बात से कितने सहमत हैं। और सबसे अंत में अनुवादक का परिचय, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे लिए अनुवाद करी कि इसे पढ़ना हमारे लिए संभव हो सका इस मंच से। कमल भारती, जन्म 4 फरवरी 1953। प्रगतिशील अंबेडकरवादी चिंतक कमल भारती आज के सर्वाधिक चर्चित व सक्रिय लेखकों में से एक हैं। वे साहित्य की विविध विधाओं में लेखन करते हैं, जिसमें आलोचना, कविता, नाटक, रिपोर्टाज एवं संस्मरण आदि शामिल हैं। लोक जीवन में प्रचलित रागिनी विधा को भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। दलित बहुजन सैद्धांतिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कमल भारती ने कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया सहित कई किताबों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है तथा समसामयिक विषयों पर निरंतर लेखन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, कमल भारती जी की एक और पुस्तक है, नाम नहीं बताऊंगी अभी, एक और पुस्तक है जिसका अनुवाद उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और उसे प्रिंट के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वो पुस्तक आएगी मैं उसका अंबेडकर नामा के मंच से पाठन जरूर करूंगी। और कमल भारती जी तक मैंने ये संदेश भी पहुंचा दिया है कि उनकी इस पुस्तक का मैंने अंबेडकर नामा के मंच से पाठन किया है शब्द दर शब्द, और बदले में कमल भारती जी ने शुक्रिया अदा किया है अंबेडकर नामा का। तो जैसे ही वो पुस्तक आएगी उसका भी पाठन मैं करूंगी। दलित विमर्श की भूमिका, दलित साहित्य की अवधारणा, अब ये उनके बेहतरीन पुस्तकों के नाम मैं पढ़ रही हूं। स्वामी अच्युतानंद और हिंदी नवजागरण, संत रैदास एक विश्लेषण, कबीर का ज्ञानोदय, डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली 4 खंडों में, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर अंबेडकर, आरएसएस और बहुजन चिंतन, समाजवादी अंबेडकर एवं दलित कविता का संघर्ष आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तक तब तक खत्म नहीं होती, ये एपिसोड तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं अपने श्रोतागणों का शुक्रिया भी अदा ना करता हूँ। आप लोगों ने इतनी शिद्दत से इस 350 पन्ने की बड़ी पुस्तक को सुना, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, खास तौर से हमारी महिला श्रोतागणों का, क्योंकि हर जगह महिलाओं की भागीदारी मुश्किल से 2-3% ही है और इस पुस्तक के दौरान भी ये मुझे लगातार देखने को मिली। बहुत कम एपिसोड थे जिसमें महिलाओं की साझेदारी जो थी वो 4 या 5% से ऊपर गई। तो मैं कुछ का नाम खास तौर से पढ़ना चाहूंगी। संगीता रावत जी, चंद्रकांता वर्मा जी, राजवती वर्मा जी, मीनू मीनू, प्रभावती सिंह, कंचन बाला, सरिता धीरे, पल्लवी जाधव जी, पिंकी कमल, पूनम बौद्ध जी और भी बहुत सारी महिलाएं थीं जिन्होंने लगातार इस पुस्तक को सुना। उसके अलावा मैं एक खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगी काजल डीवी जी का, जो सिर्फ इस पुस्तक में ही नहीं अंबेडकर नामा के हर एपिसोड को शिद्दत से सुनते हैं और कमेंट ज़रूर करते हैं। उनका कमेंट हर बार होता है, थैंक्स अंबेडकर नामा, जय भीम, नमो बुद्धाय। उसके अलावा न्यू मानव जागृति आंदोलन जी का, संतोष हिंदोरा जी का, फारूक अख्तर जी का, और भी ऐसे बहुत सारे श्रोतागण हैं जिनका पूरा नाम नहीं ले सकती मैं यहाँ पर। जिगर चिंतिया जी हैं और भी बहुत सारे हैं। इस प्लेटफॉर्म से सबका नाम पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ये अंतिम एपिसोड का अंत होता है। 1-2 दिन का समय लूंगी अगली पुस्तक पढ़ने के लिए इस मंच से।
तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और अंबेडकर नामा के बाकी एपिसोड्स पर अपना ध्यान बनाए रखें। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ अंबेडकर नामा के इस मंच पर। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।